साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक मणिपुर से संबंधित है, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। अगर परीक्षा के नेचर को समझा जाए तो करंट के अंतर्गत या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इन ज्वलंत मुद्दों के संदर्भ में प्रश्न बनाए जाते हैं। जो भी चर्चा में रहती हैं चीज़ें, प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने प्रश्नों को देखें, अवलोकन करें, तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे मणिपुर के भौगोलिक विस्तार के बारे में, वहाँ के ऐतिहासिक, राजनीतिक, चाहे वहाँ के जलवायु, मिट्टी, इन सब के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलते हैं आज पहला प्रश्न नहीं कहेंगे, मणिपुर एक दृष्टि में। अभी घटना आप लोगों को दिख ही रही है कि रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ से अपडेट हमें मिल रहा है। सोचिए कि एक ही नदी, पहाड़ और जंगल में रहने वाली मणिपुर की दो जनजातियाँ आज जाति संघर्ष में फंसी हैं, जिनकी साझा संस्कृति, साझा इतिहास और साझा भूगोल रहा है। ये जो हिंसात्मक घटनाएं हम देख रहे हैं, या जो ये तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में जाए तो हमें सिर्फ एक कारण नहीं मिलेगा, अनगिनत कारण हैं जिनका प्रभाव तात्कालिक परिस्थिति या तात्कालिक जो मुद्दा रहा है और जो ये घटनाएं हो रही हैं उस पर दिख रहा है। अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो जातीय संघर्ष है। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसका विरोध कुकी समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है, और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि पिछले 3 महीनों में हिंसक और अमर्यादित, कह सकते हैं, जघन्य घटनाएं देखने को मिली हैं। तो आइए जानते हैं मणिपुर जो कि प्रदेश के नक्शे में क्या अहमियत रखता है, जो देश के नक्शे में क्या अहमियत रखता है। चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर अर्थात आभूषणों की भूमि। कितनी खूबसूरत उपमा है मणिपुर। ये मणिपुर का नक्शा है। मैतेई समुदाय जो करंट का मुद्दा है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं जो देखने को मिली हैं, जो भी अमर्यादित चीज़ें अभी हुई हैं वहाँ पे, तो उसका कारण क्या है कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य में हिंसा भड़क उठी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और अगर मणिपुर के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है 22,347 वर्ग किलोमीटर, 8,628 वर्ग मील। और राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ? अगर मैं पूछूं कि इस राज्य का गठन कब हुआ, तो 21 जनवरी 1972 को। और सबसे बड़ा शहर जो है वो इम्फाल ही है। कुल जिले कितने हैं मणिपुर में? तो 16 जिले हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ की? तो अनसुईया उइएक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या कितनी है? लगभग 39 लाख है, और जनघनत्व 128। लिंगानुपात की बात करें तो 985, और कुल आबादी का 76.94% साक्षर, जिनमें 83.58 पुरुष और 70.26% महिला साक्षर हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर, टोटल 8 राज्य हैं। अगर बात करें
मणिपुर की अवस्थिति की, तो पड़ोसी राज्यों में उत्तर में कौन है? नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार है। ये भारत का 24वां सबसे बड़ा राज्य है। मैंने बताया ऊपर ही कि यहाँ इसमें 16 जिले हैं। कौन कौन से वो 16 जिले हैं? विष्णुपुर, चूराचांदपुर, जिरीबाम, इम्फाल पूर्व, कामजोंग, सेनापति, इम्फाल पश्चिम, तिंग, नौपाल, उखरूल, थौबन, नोनी, फिरजौल, चंदेल, काकचिंग, तामेंगलोंग और कांगपोकपी। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो नांगइन जो है यहाँ की राजकीय पक्षी है। और राजकीय जानवर कौन है? संगाई हिरन। और राजकीय पेड़ तोना है और राजकीय फूल सिरोई लिली है। यहाँ की भाषा तो मिती, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं। मूल निवासी मैते जनजाति, मूल निवासी कौन है यहाँ की? मैते, जो घाटी क्षेत्र में रहती है। और इनकी भाषा मेइतिलोन, जो मणिपुरी भाषा भी कहलाती है। इस भाषा को 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस प्रकार ये राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त भाषा बन गई। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो नागा और कुकी हैं। और मैतेई मणिपुर में एक प्रमुख जातीय समूह है और कुकी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। नागा, मैतेई, कुकी के अलावा यहाँ अन्य भी जनजातियां हैं, जैसे पेतेस, थादौस, सिमतेस, रालतेस, गंगतेस और हमार जनजातियां। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और, जिनको अगर इसका उत्तर पता हो कि 1992 में जब 8वीं अनुसूची में मणिपुरी को डाला गया तो उस समय अन्य और कौन सी भाषाएं थी जिनको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला? अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। चलिए मैं बताती हूँ कि जब मूल संविधान बना उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थीं। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी को जोड़ी गई। और टोटल कितनी भाषाएं हो गई? तो 15 हो गई। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिनमें 3 भाषाएं और सम्मिलित की गई। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो कोंकणी, नेपाली और तीसरी थी मणिपुरी, जिसके बारे में अभी हमने बात की। उसके बाद फिर तीसरी बार संशोधन होता है। अब भाषाएं कितनी हो गई? तो 18 हो गई। और तीसरा संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, जिसमें किस सन में? 2003 में। इस अधिनियम के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन थी वो चारों भाषाएं? तो बोडो, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है, डोगरी, मैथिली और संथाली। चौथी कौन सी है? संथाली। तो अब अगर बात करें तो टोटल कितनी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के कौन से भाग में भाषा की बात की गई है? अगर पूछूं यहीं पे एक प्रश्न और भी क्लियर हो जाए तो मैं बताती हूँ। भाग 17। कौन सा भाग? भाग 17। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा की बात है, राजभाषा की बात है? तो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो अब वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा की मान्यता दी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां नागा और कुकी, मैतेई मणिपुर की प्रमुख जातीय समूह है। और अन्य जातियां जो रहती हैं ये हैं
जिनके बारे में बात हो गई है। अब मणिपुर के बारे में थोड़ा उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जान लेते हैं कि प्राचीन नाम क्या है। कनलेपाक है। यहाँ पर अनेक राजाओं ने शासन किया और उनकी संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। जो वर्मा शासक थे उन्होंने भी 7 साल, कब से कब तक, 1819 से 1825 तक मणिपुर पर शासन किया और 1891 में क्या हुआ, पहला एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश राज्य शासन, तो मणिपुर क्या हुआ, ब्रिटिश राज्य शासन के अधीन हो गया। और 47 में भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर संविधान अधिनियम बनाया गया, जिससे राज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। और किस सन में, तो 21 जनवरी, पीछे बात हो गई है, 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर को दक्षिण एशिया का दरवाजा भी कहते हैं और मणिपुर को भारत के गहने से नवाजा गया है, जिसका अर्थ ही है मणिपुर का। ऊपर हमने इस पर बात की कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ये क्या थी, एक रियासत थी और आज़ादी के बाद केंद्र शासित राज्य बना। मणिपुर का इतिहास अगर हमें जानना है तो इतिहासकार ज्योतिर्मय राय लिखते हैं कि मैतेई राजा पाम हेइबा को ही गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने इस इलाके में हिंदू धर्म की स्थापना की। वे मणिपुर के पहले हिंदू महाराजा थे जिनका शासनकाल 1709 से 1751 तक रहा। उन्होंने मैतेई धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य में इसे लागू कर दिया था। इतिहासकारों का क्या दावा है कि उन्होंने सभी मैतेई समुदाय के लोगों को हिंदू धर्म में शामिल किया और वे मूलतः वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। अगर अब यहीं पे मणिपुर के अगर भूगोल के संदर्भ में बात करें तो जैसा हमने ऊपर ही बताया कि यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है मणिपुर का, तो 22,347 वर्ग किलोमीटर है और ये एक अंडाकार घाटी के रूप में फैली है लगभग 700 वर्ग मील में। उत्तरी और जो पूर्वी इलाके हैं मणिपुर के, वो ऊंची पहाड़ी हैं, वहाँ पे ऊंची पहाड़ियाँ स्थित हैं और मध्य भाग में मैदानी समतल है। और यहाँ की अगर नदियों की बात करें कि मणिपुर में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कौन कौन सी हैं उनका नाम मैं नोट करते जाती हूँ। इरिल, चाकपी, सेकमई, खुगा, थोबल, नाम्बुल और इम्फाल नदी। ठीक है। वनस्पतियों और जीवों की विविधताओं से भरपूर है। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 67% हिस्सा पहाड़ी इलाकों से ढका हुआ जंगल है और मणिपुर में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यहाँ जलप्रपात, रंग बिरंगे फूल और वनस्पतियाँ हैं। कुछ दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। घने जंगल, स्वच्छ जल से युक्त नदियाँ हैं। पर्वतों पर मनोरम प्राकृतिक सुंदरता है और भारत के पूर्वी सिरे पर मणिपुर राज्य स्थित है। भौगोलिक रूप से अगर मणिपुर को बांटे तो 2 भाग में बांट सकते हैं, पहाड़ी और घाटी। घाटी मध्य में है और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9/10 भाग हैं। मणिपुर की घाटी समुद्र के तल से लगभग 790 मीटर ऊपर है। मणिपुर में कृषि और वानिकी आय के प्रमुख स्रोत हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो कृषि और वानिकी है और यहाँ की मुख्य फसल चावल है जो 72% इलाकों में उगाई जाती है। वनाच्छादित क्षेत्र 17,418 वर्ग किलोमीटर है जो कुल क्षेत्रफल का 78% है और सागौन प्रमुख वनोपज है। मणिपुर के उखरुल जिले के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा
कि मणिपुर के उखरुल जिले के शिराय ग्राम में स्वर्ग पुष्प कहे जाने वाले शिराय लिली, लिलियम मैकलिनी नामक फूल मिलते हैं, जो विश्व में किसी दूसरे स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। जूको घाटी में दुर्लभ प्रजातियों के जूको लिली, जिन्हें लिलियम चित्रांगद भी कहते हैं, प्राप्त होते हैं। और अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जंतु पाए जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, संगाई हिरण, सेरवस इल्डी भी यहीं पाया जाता है, जो पाई जाने वाली नस्ल में दुर्लभ है। और एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह केबुल लामजाओ के प्राकृतिक केबुल लामजाओ के प्राकृतिक वन क्षेत्र भी यहाँ प्राप्त होते हैं। केबुल लामजाओ लगभग 40 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान, कब, तो 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि ये तैरता हुआ उद्यान है और जिसमें कौन सी घास वनस्पति पाई जाती है, फुमडी नामक वनस्पति पाई जाती है और संगाई हिरण इसी वनस्पति पर निर्भर होते हैं। राज्य सरकार के संरक्षण के उपायों से 2003 में संगाई की संख्या बढ़कर 180 हो गई। 1975 में यह मात्र 14 थे और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के अतिरिक्त 184.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भांगोपोकली लोकचाव वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी यहाँ है, जो संरक्षित क्षेत्र है। यह उद्यान चंदेल जिले में है और इस अभ्यारण्य में मलायान भालू पाए जाते हैं। पहले ही बताया कि राज्य में जैव संपदा का विशाल भंडार है और वनों का बहुत बड़ा हिस्सा संरक्षित है। इनमें टेक्सस बकाटा, जिनसेंग नामक दुर्लभ औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह राज्य अनेक दुर्लभ वनस्पतियों का घर है। यहाँ से अगर हम प्राप्त खनिज संपदाओं की बात करें तो यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर, क्रोमाइट, निकल, तांबा, मैलाकाइट, अजोराइट और मैग्नेटाइट जैसे तत्व यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। और हथकरघा उद्योग जो है यहाँ का, कौन सा, हथकरघा उद्योग, ये राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। महिलाओं के लिए अगर यहाँ के वेशभूषा और पहनावे की बात करें, जो यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, जो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, तो मणिपुरी पोशाक, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्नाफी। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है आईएएस वगैरह में, ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि इन्नाफी क्या है। अब या फिर कोई नदी का नाम दे दिया तो उसकी किसकी सहायक नदी है, कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ जाके विलीन होती है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछ देगा कि इन्नाफी क्या है, मणिपुरी पोशाक है या कुछ अन्य और भी ऑप्शन दे देगा। ये एक तरीके का शॉल होता है। क्या होता है, शॉल। एक फानेक और स्कर्ट के चारों ओर एक लपेट शामिल है जिसे सारंग कहा जाता है। और मणिपुरी जो पुरुष होते हैं उनका पारंपरिक पोशाक क्या होता है, धोती को जैकेट के साथ पहनते हैं और पगड़ी नामक सफ़ेद पगड़ी ये आमतौर पर पहनते हैं। इनके समाज का जो सबसे श्रेष्ठ सदस्य होता है वो जो कपड़ा पहनता है जिसे खमेन चटपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो खमेन चटपा। ये कब पहना जाता है, तो आमतौर पर जब उनके कोई त्योहार होते हैं, कोई अनुष्ठान होते हैं, तब उनको ये पहनते हैं। मणिपुर जो है वो यहाँ कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जैसे पीछे ही बताया, कई जनजातियां हैं, जैसे कुकी, नागा, पांगल, मिजो, जो कई भाषाएं भी बोलते हैं। और एक प्रमुख बात ये भी है कि मणिपुरी जो नृत्य है वो भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में भी शामिल है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8, उसमें एक मणिपुरी भी है। जो इसका नाम है इसके उत्पत्ति स्थल पे ही रखा गया है, मणिपुरी। और आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे कि मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत कैसे हाव भाव होते हैं। इसमें मुख्यतः कृष्ण की और राधा की लीलाओं का, रास लीलाओं का वर्णन है। ठीक है। यहाँ पोलो और हॉकी यहाँ के लोकप्रिय खेल हैं। अच्छा देखिए, अगली लाइन
शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है कि मणिपुर ने शास्त्रीय नृत्य की एक स्थानीय शैली मणिपुरी को जन्म दिया। भारत के अन्य नृत्य रूपों के विपरीत इस नृत्य शैली में हाथ की मुद्राओं का उपयोग मूक अभिनय के बजाय सजावटी तौर पर ही किया जाता है। पूछ सकता है मणिपुरी नृत्य के बारे में कि कई ऑप्शन दे देगा कि क्या उसमें मुद्राएं कैसी होती हैं, उसमें किनका वर्णन होता है, किस धर्म से संबंधित होता है, तो ऑप्शन ऐसे बना करके पूछ सकते, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घुंघरूओं से स्वराघात उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नर्तक और नर्तकी मिलकर यह नृत्य करते हैं। नृत्य नाटिकाएं जिनकी व्याख्या कौन करता है, वाचक के द्वारा की जाती है। यहाँ के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन नाटिकाओं के विषय क्या होते हैं, तो सामान्यतः हिंदू धर्म के पशुपालक देवता कृष्ण के जीवन से लिए जाते हैं। लंबे समय तक लगभग अज्ञात इस नृत्य का शेष भारत से परिचय किसने कराया, तो 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कराया गया। रास, संकीर्तन नृत्य और थांगता जो मृदंग वादन है, इनके सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा मणिपुरी अच्छे योद्धा होते हैं और कुश्ती, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं का अभ्यास करते हैं। लुई नगाई नी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और यह त्यौहार बीज बोने के मौसम की शुरुआत और नागाओं के लिए एक विशेष नए वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। इस उत्सव को 1988 में राज्य अवकाश घोषित किया गया था। इस उत्सव के अवसर पे प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मणिपुर राज्य पोलो खेल के लिए जाना जाता है और पोलो खेल की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। मणिपुर का पुओन लाइसेन नाम का लाल धारियों वाला वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं और राजकीय पशु संगाई है। राजकीय पक्षी मिसेज ह्यूआम्स फिसेंट है, जिन्हें और भी क्या कहते हैं, उसका अन्य नाम क्या है, हमने पीछे ही बताया, नांग्याइन। मैं नोट कर देती हूँ, नांगइन जो यहाँ की राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष टून या तोन कह सकते हैं। राजकीय पुष्प क्या है, सिरे लिली या सिरोई लिली है। मणिपुर और बराक मणिपुर की प्रमुख नदियाँ हैं। याओसांग, लाईहाराओबा, हेकुहितोबा, चेइराओबा, रथ यात्रा, चुस्का आदि पर्व यहाँ मनाए जाते हैं। अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, ये लाईहारोबा कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। रासलीला, चिरोबा, निंगोल चाकुबा, रथ यात्रा, इमोइन, गान नागी, लुई नगाई नी, ईद उल जुहा, योशांग जिसे होली कहते हैं, दुर्गा पूजा, मेरा होचोंगबा, दिवाली, कुट और क्रिसमस, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। तो मणिपुर के संदर्भ में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला कह लें या कोई ऐसा जो भी ऐसी प्रसिद्ध घटनाएं होंगी, तो उन पे जो ज्वलंत मुद्दे होंगे, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट रहेगा उसके साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।